नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ का नारा लगातार राजनीति का केंद्र बना हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे। अब समाजवादी पार्टी आए दिन इसी नारे के इर्द गिर्द एक नया नारा निकाल देती है। आज एक नया नारा दिया गया है, अगर बटेंगे तो 1200 का सिलेंडर और जुड़ेंगे तो 400 का सिलेंडर दिया जाएगा। अब क्या लोग सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि लोकसभा में जैसे नतीजे आए वो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं कि बीजेपी का यूपी में क्या होने वाला है। कुछ लोग जुड़े उनसे पूछते हैं, बात करते हैं, क्या राय रखते हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ के सुनारे का कटाक्ष निकालने में ढूंढी, जो कहा था बटेंगे तो कटेंगे। वो कह रहे हैं अब बटोगे तो 1200 का सिलेंडर और जुड़ोगे तो 400 का सिलेंडर। क्या लग रहा है, किधर जा रही है राजनीति? देखिए, अखिलेश जी को हरियाणा चुनाव के बाद तो स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष का कोई भी चेहरा सक्षम नहीं है अपितु मोदी सरकार के। अब अखिलेश जी को याद आ रहा है 1200 का सिलेंडर। इतने चुनाव लोकसभा का खत्म हो गया, राज्यसभा के जो राज्यसभा मेंबर थे वो भी चुन दिए गए, विधायकों के चुनाव हो चुके हैं, पार्षदों के चुनाव हो गए। अब वो कह रहे हैं कि भैया बटोगे तो 1200 का सिलेंडर लोगे और नहीं जुड़ोगे तो 400 का लोगे। अखिलेश जी, अभी तक आपने 400 का सिलेंडर कब किया था? आपकी सरकार तो पिताजी के कार्यकाल से आ रही है। और अगर अब हम बोल सकते हैं ऐसे तो कि अगर बटोगे तो भैया 1200 का तो सिलेंडर नहीं है, 800 रुपए का सिलेंडर है, वो ले लोगे। और अगर जुड़ोगे ना तो वो जो 800 रुपए का सिलेंडर या 400 रुपए का घर ले जा रहे होगे ना, वो तो लूटेंगे। तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू भी लूटेंगे। जैसे पावन नगरी अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, डिम्पल यादव जी के एक नेता ने बच्ची के साथ बलात्कार किया, ऐसे ही होगा। आपके पति अगर बटोगे नहीं तो 400 की जगह 800 का सिलेंडर तो जरूर आपको मिलेगा, लेकिन आपकी जो दिहाड़ी कहते हैं, जो मजदूरी होती है, वो कम से कम 1000 रुपये आपको मिलेगी जी। ठीक है, पर डे अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो और भगवान की कृपा हुई, आप पर डे आपके पास 30 दिन काम है तो 30,000 रुपये तो आप वैसे ही कमा रहे हो। और ये तो मैं कह रहा हूँ पर डे अगर एक ही काम आपके पास आता है तो, अदर्स काम आता है, ओवर टाइम आता है और आगे बढ़ोगे, सरकार की तरफ से सहूलियतें भी आपको मिलेंगी। लेकिन इनकी तरफ से जाओगे, पहले आपकी जमीनें जाएंगी जैसे पहले कार्यकाल में जाती रही। गुंडा आपकी बहन बेटियों को छेड़ेगा, आबरू लूटेगा जैसे पहले इनके छेड़ते रहे थे। आपके बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, किसी ना किसी दंगे में मार दिए जाएंगे। चाहे मुजफ्फरनगर दंगा उठा लो, चाहे राम भक्तों पे गोलियां उठा लो, चाहे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दंगे इनके उठा लो। तो बटने का काम तो जीवन में मत करना, क्योंकि अगर आज 400 के सिलेंडर के लिए 10 रुपए की जगह 20 रुपए सस्ता टमाटर के लिए बिक जाओगे तो आने वाले समय में कटोगे। उसका एग्जाम्पल उठा करके देख लेना। 1947 से हम जुड़े हुए थे सर, जुड़ के चल रहे थे। वक्फ बोर्ड दे दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हमने जुड़ के चले। शरिया दे दिया, हम जुड़ के चले। पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, हम जुड़ के चले। ठीक है जी, पहले संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, हम जुड़ के चले। मेवात दंगे हुए, हम जुड़ के चले। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, हम जुड़ के चले। गुजरात के दंगे हुए, हम जुड़ के चले। कार सेवकों पे की हत्या हुई, हम जुड़ के चले। कार सेवकों की हत्या हुई, हम जुड़ के चले। साधु संतों पे गोलियां चली, हम जुड़ के चले। 28 किसानों को शहीद किया 300 गोलियां चला करके, हम जुड़ के चले। थूका हुआ पेशाब वाला पी रहे थे, हम जुड़ के चल रहे थे। कांवड़ यात्रा के ऊपर डीजे बैन था, वहां से निकलना बैन था, हम जुड़ के चल रहे थे। लेकिन अगर आज हम सोच रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही जुड़ के चलेंगे तो एक दिन हम जुड़ने लायक रहेंगे ही नहीं, हम टूट के खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो ये नारा राष्ट्रीय नारा बन गया एक तरीके से, हरियाणा में चुनावी बदलाव यही माना जा रहा है। इसी नारे की वजह से योगी आदित्यनाथ ने इम्पैक्ट डाला। महाराष्ट्र में भी वही बोला जा रहा है, झारखंड में भी वही बोला जा रहा है। इस नारे का एक कटाक्ष निकालने के चक्कर में लगी हुई है पूरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी हो। पीडीए का नारा दिया, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक के साथ आधी आबादी, पिछड़ा अगड़ा। तो अब किस तरीके से लग रहा है, क्योंकि लोकसभा में जैसे नतीजे आए, अब विपक्ष कह रहा है कि उनकी नाक का चुनाव बन गया योगी आदित्यनाथ की। अगर इस बार 9 सीटें हाथ से गई तो बीजेपी से पत्ता भी साफ होने वाला योगी जी को। देखिए, जो खुद हार गए हो ना, उन्हें नहीं सोचना चाहिए। अगर इतना ही तुम्हारे को, पूरे विपक्ष को इतना जज्बा है तो वायनाड से उन्होंने प्रियंका गांधी को क्यों उतारा? किसी आम कार्यकर्ता को क्यों नहीं उतारा? क्या इनकी पार्टी के अंदर एक आम कार्यकर्ता को राइट नहीं है चुनाव जीतने का या लड़ने का, जो इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करता हुआ आ रहा है, आपकी पार्टी की सेवा करता हुआ आ रहा है? क्या वायनाड के अंदर कोई इनके पास सक्षम कार्यकर्ता नहीं था प्रियंका गांधी के अलावा, जो ना निगम पार्षद का कभी चुनाव लड़ी, ना सरपंच का लड़ी, ना विधायक का लड़ी, ना किसी और चीज का लड़ी, सीधा ही सांसद का चुनाव लड़ा दिया आपने, सीधा ही लोकसभा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आदिवासी महिला, हमारी प्रथम नागरिकता जिनको दी गई, हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू जी,
क्यों आदिवासी महिला को उन्होंने बिठा दिया? चाहते तो मोदी जी किसी को भी बनाते, किसी गुजराती को बिठा देते, अमित शाह जी के परिवार से किसी को बिठा देते, राजनाथ सिंह जी के, लेकिन नहीं, परिवारवाद नहीं है ना वहां, ये सीखना पड़ेगा। और बटोगे तो कटोगे। अगर जयचंद नहीं बढ़ता तो पृथ्वीराज चौहान को कोई मार सकता था, काट सकता था। अगर हिंदू नहीं बढ़ता, रानी झांसी की रानी को कोई मार सकता था। हिंदू नहीं बढ़ता तो अंग्रेज कितने आए थे भारत में? लाखों की तादाद में आए थे। 10-15 अंग्रेज आए थे बिजनेस करने के लिए और पूरे भारत पे वो राज कर गए, क्योंकि सिपाही भी हिंदू था, मंत्री भी छोटा मोटा उनका वो था, वहां के सारे लोग तो हिंदू उन्होंने ले लिए। अब उनको लगा भैया मेरे परिवार का थोड़ी ना कोई कट रहा है, मेरी बहन बेटियों की आबरू थोड़ी ना जा रही है। सुखदेव राजगुरु और उसको भगत सिंह को फांसी हो रही है, होने दो, मेरा क्या जा रहा है? तो जब जब हिंदू बटा है तब तक कटा है। तो क्या लग रहा है कि प्रियंका गांधी को अगर वायनाड से लड़ाया जा रहा है तो सुरक्षित सीट रखी गई है उनके लिए कि कहीं हार ना हो जाए और पहले ही मोए मोए ना हो जाए? देखिए यही फर्क है। मैं अभी आपको बताता, मोए मोए इनकी इसलिए नहीं, क्योंकि इनको पता वायनाड जो वो क्षेत्र है ना, वहां पे अलग समुदाय का एक अलग ही वोट बैंक है, ठीक है। अब जहां पे एक अलग समुदाय का वर्चस्व है, वो कहां से जीत जाएगा दूसरा बंदा? फिर भी भाजपा की देखिए आप नीति, उन्होंने एक ऐसी महिला को उतारा है जो सिर्फ वहां की निगम पार्षद रही थी। एक आम कार्यकर्ता को पहले निगम पार्षद की सीट जितवाते हैं वो, उसके बाद वो ये नहीं सोचता कि भाई इसका तो मैंने भविष्य बना दिया, दूसरे का नहीं। उन्होंने कहा अगर एक महिला के सामने एक महिला सक्षम खड़ी हो सकती है तो हम इसको खड़ा करेंगे। सामने खड़ा किया। तुम इतना नामचीन गांधी परिवार की बिटिया को ला करके खड़ा कर रहे हो और उन्होंने एक जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता को खड़ा किया, तो मुकाबला आप देखिए कितना ऊंच नीच का है। उसके बाद भी अगर आप जीतते और हाहाकार मचाते हैं हम वायनाड में जीत गए, तो सर ये जीत नहीं होती। मुकाबला होता, दिल्ली में 7 सीटों पर इलेक्शन था, वहां से प्रियंका गांधी जी को लड़ा देते। हिमाचल में आप ही की सरकार है, 5 सीटों पे लोकसभा चुनाव थे, वहां से 1 सीट पे प्रियंका गांधी जी को लड़वा देते। उत्तराखंड से लड़ते। और जहां आपको लगता है कि युवा बहुत बेरोजगार था, महिला बेरोजगार थी, पहलवान बेरोजगार था, उस हरियाणा से ही जितवा देते सर, हरियाणा से ही लड़वा देते। तो इनको भी पता है कि गांधी परिवार का जो वर्चस्व जो था ना, जो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी पर चल रहा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब 2014 के बाद का नया भारत है, यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं बनता, यहाँ जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता राजा बन सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि 2024 का चुनाव हुआ, 240 पे टिके, यही कहा गया कि बांटा गया, आरक्षण के नाम पे झूठ फैलाया गया और 8500 खटाखट के नाम पे बर्ग लाया गया। तो अब क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस बार जीत पाएंगे? क्योंकि नाक का चुनाव बन गया है। अगर इस बार हार हो गई, पहले तो कहा गया था ना कि फेक नैरेटिव के चक्कर में हमारी सीटें कट गई, और वो फेक नैरेटिव सामने हरियाणा का भी चुनाव चला गया है। तो अगर 9 सीटें नहीं जिता पाई योगी जी, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी में अब उनकी पकड़ कम होती चली जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। भारत की जनता जिसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रही है, वो यूपी की जनता 9 सीटें नहीं जिताएंगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, विपक्ष जो भोकला गया है ना हरियाणा चुनाव के बाद, कश्मीर चुनाव के बाद, कि कश्मीर में उनकी परसेंटेज इतनी बढ़ गई भाजपा की। भैया वहां तो सारे मुस्लिम इलाका है, वहां तो सारे धारा 370 लागू करने की बात करते हैं, फिर भी मोदी जी की परसेंटेज इतनी बढ़ गई वोटिंग की। कैसे? हरियाणा के अंदर उन्होंने इनकी धज्जियां उड़ा दी, जलेबी जो थी वो चाशनी में ही रह गई, बाहर आई नहीं। तो वही चीज यूपी के अंदर है। बाबा का डंका बजेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा, ये पूरी जनता देखेगी। और उस दिन इनके पास मुंह छिपाने लायक बात नहीं होगी, और इनके पास एक ही कारण होगा हारने का, ईवीएम हैक कर दी, बस और कुछ नहीं होगा। ये ईवीएम पे ही रोते हैं, और जब ये 37 सीटें यूपी में जीतते हैं तब ईवीएम का रोना ये बंद कर देते हैं, तब ईवीएम हैक नहीं होती है। अयोध्या की सीट जो नाक का सवाल था, इज्जत का सवाल था भाजपा के लिए, क्या वो वहां ईवीएम नहीं सेटिंग कर सकते थे? तो ईवीएम शीवीएम लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। लोगों के दिलों में अगर मोदी जी ने जगह बना ली है, लोगों के दिलों में भाजपा ने जगह बना ली है, तो तुम दिलों से कैसे निकालोगे सर? लेकिन 9 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है, और कांग्रेस पार्टी शांत है उस पर। कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई है, कैसे भी करना है, पर बीजेपी को हराना है। तो आप ये देख लीजिए, तुलना कर लीजिए कि कांग्रेस जिसने 65 साल एक मुश्त होकर के भारत पे राज किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्री आए हैं, उस बच्चे का, उसके बेटे का हाल क्या कर दिया है कि अखिलेश यादव जैसी पार्टी जो जुम्मा 90 से पहले, 90 के बाद जन्मी होगी यूपी के अंदर, वो डिसाइड कर रही है कि हम राहुल गांधी को सीट देंगे या नहीं देंगे। आप बताइए, एक सीट नहीं दी और बिना उससे परामर्श करे, जबकि इंडियन अलायंस बना रखा है इन्होंने, इंडी गठबंधन बना रखा है इन्होंने, उसमें इतने बड़े दिग्गज नेता जो ये कहते हैं आने वाले प्रधानमंत्री लोगों के दिलों में जिंदा है राहुल गांधी, उस राहुल गांधी से एक बार भी नहीं पूछा गया कि आपको 1 आध सीट भी दे या ना दे।
धजिया उड़ा दी गई इनकी। तो यही होता है मान और अपमान की बात। सारी जिंदगी इन्होंने ऐसे नेताओं का अपमान किया, आज उनकी पीढ़ी अपमान के साबित हो रही है। हर जगह जा रही है, अपमान करा रही है, जहां जा रही है। चाहे आप भारत की 29 राज्यों को उठा लो, 8 केंद्र शासित राज्यों को उठा लो, आप जाकर के देख लो। आप यूपी में चले जाओ, कांग्रेस की थूथू मिलेगी। उत्तराखंड चले जाओ, कांग्रेस की थूथू मिलेगी। हिमाचल चले जाओ, कांग्रेस की थूथू मिली है आपको। आप हरियाणा में थूथू मिल गई, दिल्ली में थूथू हो गई, आप एमपी में जाओ थूथू है, छत्तीसगढ़ में थूथू है, राजस्थान में थूथू है। मतलब भारत का मैं कहता हूं एक राज्य तो ऐसा बताओ जहां लोग कह रहे हो हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है। जहां पे बनाई वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास सैलरी देने को पैसा नहीं है। आपके शौचालय पे भी हम टैक्स लगाएंगे तभी भरपाई हो पाएगी खजाने की। हिमाचल के अंदर तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। ये भाई साहब बोलेंगे अभी पूरा। एक थूथू मैं करना चाहता हूँ। देखो ये इन्होंने पूरी पॉलिटिकल बात रखी होगी, मैं भी भाजपा समर्थक हूँ, लेकिन आज भाजपा समर्थक होकर बात नहीं करूंगा। खासकर महाराष्ट्र चुनाव में उसके लिए एक बात कहूंगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तो है ही है, हमारे योगी जी देख ही रहे हैं, झारखंड, सारे कट्टर हिंदुओं से एक बात कहूंगा। आपका राम मंदिर फैसला किसने दिलवाया? फैसला चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो किसी भी इंडिया अलायंस का कोई भी पार्टनर है, अगर वो हिंदू है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक डायरेक्ट सवाल है मेरा आपसे, आपको राम मंदिर किसकी सरकार में मिला? आज वक्फ बोर्ड जिसने 8 से 10 लाख एकड़ जो है सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत आपका हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है, उसको आज अगर उसमें अमेंडमेंट आ रहा है, कौन सी सरकार दे रही है? और सबसे बड़ा जो मेरे लिए मुद्दा है कि राम मंदिर बनाने के बाद भी अगर किसी पार्टी को वोट मांगना पड़ रहा है हिंदुओं का, तो ये समझो हमारी बदकिस्मती है। हमें डूब मरना चाहिए, एज ए हिंदू डूब मरना चाहिए। जो पार्टी आपको मतलब सनातनी, एक समय ऐसा था कि अपने आप को हिंदू कलावा पहनने से लोग झिझकते थे कि उनको पॉइंट आउट किया जाएगा। आज जब एक गर्वित हिंदू आपको महसूस करवाया जा रहा है, आपको सनातन के लिए सब कुछ बता रही है एक पार्टी, मगर वो क्या कर रहे हो आप? उसके साथ अभी भी पार्टियों के नाम पर, जातियों के नाम पर, फलाने नाम पर आप बटे हुए हो। महाराष्ट्र में पहला ऐसा राज्य है जिसने गौ हत्या को मतलब पूरा प्रतिबंध किया और राजमाता का दर्जा उसको दिया। फिर भी छत्रपति के भूमि के जो छत्रपति शिवाजी, उनकी भूमि के लोगों या मराठा करने वालों गाय को तो वो भी पूछते थे। आज उसके लिए इतना बड़ा फैसला लेने वाला, फिर भी अगर उनके लोगों को आपसे वोट मांगने की जरूरत पड़े, आज भी उनको सर्वे ये सारा पूरा करना पड़ा, फिर हम पर लानत है।